बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में इनर्शिया और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में कि ये सर इसैक न्यूटन ने 1689 में दिया था, और इसके थ्रू इन्होंने जो मतलब लॉज दिए थे, उन लॉज के थ्रू एक रिलेशन बनता है फोर्स और स्टेट ऑफ मोशन एक्वायर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट उनके बीच में। मतलब कि ये जो तीनों लॉज हैं ये फोर्स और स्टेट ऑफ मोशन के बीच में रिलेशन हमें बताते हैं। तो ये जो तीन लॉज हैं उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। इसे हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसा कि इनर्शिया में हमने पढ़ा था कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट पोजीशन इट ऑपोजेज इट्स चेंज इन इट्स स्टेट। वो अपना मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने का कोशिश करती है ना। इसके अलावा यह कह सकते हैं इनएबिलिटी है कि वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती अपनी स्टेट को। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो वो उसी में रहेगी। तो उसी से हमारा फर्स्ट लॉ बनता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ़ इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रखा रहेगा। जैसे कि ये रेस्ट में अगर रखा है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि हम फोर्स नहीं अप्लाई करें, है ना। जैसे आप अपने आसपास देखते होगे काफ़ी सारी चीज़ें आपके घर में रेस्ट में रखी होती हैं, तो वो रेस्ट में ही रखी रहती हैं। आप जैसे एलमिरा वगैरह देखते हो, टेबल वगैरह, और आपकी बुक्स कॉपीज़ जहाँ रखी हैं वहीं रखी रहती हैं ना। मीन्स वो अपने आप इस एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाती। क्यों? क्योंकि इट इज़ देयर इनएबिलिटी, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो भी ऐसे ही यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो। ठीक है। तो मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम 3 पॉइंट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है इट मीन्स वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होती है। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम एक और टर्म पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लीनियर मोमेंटम। नॉर्मली हमारी जो 9th क्लास में जो लिखा होता है मोमेंटम लिखा होगा, लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। बट हमारी 9th क्लास में मीन्स जो सिलेबस है उसमें हमारा अभी लीनियर मोमेंटम ही है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, है ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप ये देखोगे जैसे आप कोई जैसे कोई बच्चा हल्का फुल्का कोई चीज़, जैसे मैंने पेंसिल उठा के ऐसे किसी को मार दी, उसके चोट लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई बड़ा सा पत्थर लेके किसी को मारूं तो फिर उसके ज़्यादा चोट लगेगी। मीन्स कि अगर मास कम है तो कम जो है इम्पैक्ट हुआ, और मास ज़्यादा है तो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, है ना। वहीं अगर हम बात करें बुलेट की, छोटी सी, बहुत छोटी सी बुलेट होती है,
और मास भी काफ़ी कम होता है। तो आप ये देखेंगे कि बुलेट जब फायर होती है तो बहुत तेज़ वेलोसिटी से वो किसी को लगती है तो बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है सामने वाले को, मीन्स इवन डेथ भी हो जाती है ना। और अगर मीन्स उसका मास तो कम है, वेलोसिटी काफ़ी है, लेकिन अगर मैं वहीं एक बड़े सी बहुत ही मतलब भारी कोई जैसे टेबल वगैरह किसी को या चेयर हमने भारी सी उठा के और किसी को मारी तो उसे उसकी डेथ नहीं होगी और ना ही वो मरेगा, है ना, चोट लग जाएगी। तो कंपैरेटिवली यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा तो यानी कि इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ, और वेलोसिटी कम तो कम हुई। और इसमें आपने देखा कि मास ज़्यादा है, ठीक है, मीन्स जो टेबल है या हम बड़ा सा स्टोन उठा रहे हैं तो मास ज़्यादा है तो हम वेलोसिटी कम दे पा रहे हैं, और वहीं मास कम है जैसे कि छोटी सी पेंसिल तो हम वेलोसिटी ज़्यादा दे पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमारे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि फर्स्ट चीज़ ये निकल के आएगी कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मीन्स अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी, और इसी के कहें मास कम है तो मोमेंटम कम। दूसरा, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी अगर कम है तो मोमेंटम कम, है ना। और वहीं हम मास और वेलोसिटी में अगर देखें तो अगर मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और मास कम तो वेलोसिटी ज़्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनमें रिलेशन कह सकते हैं, इनके बीच में होता है। हमारी 9th में इतना है नहीं इसमें इसके बारे में, ठीक है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इसके अलावा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, तो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, मैं बता दूँ। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हाँ मोशन में हमने पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटीज़ मीन्स द क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये हम बात कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्वांटिटी, और डायरेक्शन भी इंक्लूड अगर कर दें तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वो ही होती है जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एसआई यूनिट देखें तो मास होता है केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को जब हम समझ लेते हैं उसी से हमारा जो नेक्स्ट यानी कि लॉ है, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो हम बताते हैं। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, इट इज़ according to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, means force applied directly proportional to rate of change of momentum। ये आपका सेकेंड लॉ बताता है, ठीक है। इसको आप सेकेंड लॉ को फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स को हम F से शो करते हैं, ठीक है। अब फोर्स की बात आई है तो चलिए अभी बाद में बताते हैं इसके बारे में एक और चीज़। इसको हम जो है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में या मैथमेटिकल फॉर्म से हम निकालते हैं। कैसे, जो है मैंने हेडिंग डाली हुई है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या है, मैंने माना कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, ठीक है, वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, देन उस पर हमने फोर्स अप्लाई की F, फोर्स अप्लाइड फॉर t टाइम के लिए हमने फोर्स F अप्लाई की, तो उसमें जो वेलोसिटी गेन की, उसने जो वेलोसिटी गेन की वो कैपिटल मतलब स्मॉल v यानी कि
वी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यानी कि उसने गेन की। ठीक है, तो मैंने इन्हें अच्छे से लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे या आप ध्यान से सुने। मास, m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, f इज़ द फोर्स अप्लाइड फॉर t टाइम, t इज़ द टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, एंड v इज़ द वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर हम इससे इनिशियली हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा P1, हम मान लेते हैं P1 इक्वल्स टू एम यू, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी यू थी तो एम वी एम यू, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा P2 इक्वल्स टू एम वी, फाइनल वेलोसिटी वी थी, मास सेम था। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स वेलोसिटी चेंज हुई फोर्स के थ्रू, तो हम चेंज इन मोमेंटम अगर कहें तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो P2 यानी कि P2 माइनस P1, और P2 क्या था एम वी माइनस एम यू लिख सकते हैं, एम कॉमन, एम वी माइनस यू। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि अपॉन टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी, और आपको ये पता है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a, एक्सेलरेशन है ना, मोशन में हमने पढ़ा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, और सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था अभी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो हम इसी को यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन मोमेंटम आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये है, तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए कह सकते हैं, और हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो K लगता है। ठीक है, K इक्वल्स टू यानी कि एम F इक्वल्स टू के एम ए आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। ठीक है, और अगर K इक्वल्स टू 1 वैल्यू हो, K की वैल्यू 1 होती है, तो F इक्वल्स टू एम ए आपका फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स का जैसे फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इससे मैंने फोर्स में स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, बट